नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं छात्राओं, स्वागत है आपके इस चैनल पर पढ़ने के लिए। हम लोग इस चैनल पर जाने कोई ख़ास चीज़ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे रूल ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक, फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और स्पोकन भी सीख रहे हैं, और साथ ही साथ जोड़ दिए हैं कि यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। तो आइए आज हम लोग फिर यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में कुछ नया सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग यूसेज ऑफ वर्ड्स में जो नया सीखने जा रहे हैं वो कुछ वाकई में नया है। द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। सबके वीडियो है ना बाबू? थर्ड वीडियो। आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स लेकर आए हैं? तो वह है रीच और अराइव। इन दो शब्दों का हम लेकर आए हैं। चलिए, रीच यह शब्द जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। यह शब्द जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। रिच शब्द एक सकर्मक क्रिया है। इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे रॉन्ग सेंटेंस। देखिए कैसे हम लोग गलती करते हैं। आई रीच्ड एट द स्टेशन। द स्टेशन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इसके पहले क्या आ गया है? एट आ गया है। गलत है। सही होगा आई रीच्ड द स्टेशन। क्या बनेगा? आई रीच द स्टेशन। अब आइए अराइव के बारे में जानते हैं। यह शब्द जो है आपका असकर्मक क्रिया है। यह शब्द क्या है? असकर्मक क्रिया है। यह भी हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। इसके बाद भी एक ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। यह हमेशा अपने साथ एक विभक्ति को लेकर आता है। इसके साथ एक विभक्ति का शब्द आता है और वो है एट और इन। इसके साथ दो विभक्ति का शब्द आता है, एट और इन। रिच शब्द आपका सकर्मक क्रिया है। इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे अगर हम गलत सेंटेंस लिखे कि आई रीच्ड एट द स्टेशन, तो बात गलत है। यहाँ एट नहीं होना चाहिए। सेंटेंस शुद्ध होगा आई रीच द स्टेशन। अराइव शब्द जो है आपका असकर्मक क्रिया है। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि इसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है और वो है एट और इन। अब ये सवाल उठ रहा है
एट और इन तो आता है, तो इसका प्रयोग कब करेंगे, किस हालात में करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमारे विद्वानों ने अगर समस्या पर विचार किया है तो समाधान भी दिए हैं। संसार का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें कोई समाधान नहीं है, हर समस्या का समाधान है, जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, एराइव इनका प्रयोग बड़े बड़े जगहों के लिए करते हैं। एराइव इन का प्रयोग हम लोग बड़े बड़े जगहों के लिए, बड़े और विस्तृत जगहों के लिए करते हैं। और अराइव एट का प्रयोग निश्चित छोटे जगहों के लिए करते हैं। फिर से बोल लेते हैं सभी छात्रों को ताकि समझ में आ जाए। गिलास लेगा बाबू। चलिए, अराइव इन का प्रयोग हम बड़े और विस्तृत जगहों के लिए करते हैं, और अराइव एट का प्रयोग हम निश्चित छोटे जगहों के लिए करते हैं। जैसे देखिए, हम गलत सेंटेंस को लिख रहे हैं और आप लोग विचार कीजिएगा, आप ही क्या हम भी विचार करेंगे। जैसा रॉन्ग सेंटेंस, शिवांगी अराइव्ड इन पटना, ये वाक्य गलत है। यहां पर इन नहीं होना चाहिए, सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी। शिवांगी अराइव्ड एट पटना, शिवांगी अराइव्ड एट पटना, यह बात गलत है। यहाँ पर इन होना चाहिए। यदि हम लोग इन और एट के जो कि प्रीपोजिशन है, इन और एट जो प्रीपोजिशन है, यदि हमको इसकी तुलना करके पूर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इनके बारे में कहा गया कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट बिग एंड लार्ज एंड स्टैंडर्ड प्लेस। और एट के बारे में हम रूल पढ़ते हैं तो ये मिलता है कि द प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ नन डिस्ट्रिक्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ नन डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट कैपिटल। किसी राज्य के सभी गैर जिलों के नाम के पहले एट का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ राजधानी के नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर एट नहीं होना चाहिए। शिवांगी अराइव्ड इन पटना, ये होना चाहिए। एक गलत बात, राजलक्ष्मी अराइव्ड इन सिवान, अब यहाँ पर गलत है, यहाँ पर इन का प्रयोग कर दिया गया है जो कि गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एट होना चाहिए। तो राजलक्ष्मी अराइव्ड एट सिवान, ये शुद्ध हुआ। तो unless if you try to study the minute rules of grammar, it is really all impossible for any learner that a grammatical or grammatically correct sentence can be imagined to be framed. Correctness or accuracy is required in any field. Suppose I am giving you example. Ved Vyas, Tulsidas, Valmiki,
हरिवंश राय बच्चन, Rabindranath Tagore, such were the philosopher poets. If they used if they used even a wrong word, what would be the result? Have you ever imagined? Imagine if a word is used wrongly, whether it be grammatical or literary, what effects does it give on our heart, mind? I think it has a bad effect that will deteriorate and bring meaningless idea. तो हम लोग सही सीखे, कम सीखे, सही सीखे. अगले अगला हम लोग फिर चर्चा करते हैं दूसरे शब्द की. तो अब तक हम लोग इस चैनल पर द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में दो चीज़ों के प्रयोग के बारे में अच्छे से सीखे, और वो है अराइव और रीच. अब उम्मीद है कि कभी आप लोग भूलेंगे नहीं. भूलना तो खैर एक स्वाभाविक, ये नेचुरल इन लाइफ. अगला शब्द को हम लेकर आए वॉच. क्या लिखे हैं? वॉच. दिस वर्ड इज यूनिक इन इटसेल्फ. You know that this word is really very unique in itself. It has collected different forms of words with different meanings, with different usage. यह शब्द जो है, it is a singular common noun. It is also a main verb. As a main verb, it is a transitive verb. As a transitive verb, it takes an object, sans a preposition, it is a singular common noun. It is also a main verb. As a main verb, it is a transitive verb. As a transitive verb, it takes an object, sans preposition. As a singular common noun, it means a time-telling tool, चाहे device which in Hindi घड़ी. As a main verb, it means to see or behold. It is a singular common noun. It is also a main verb. As a main verb, it is a transitive verb. As a transitive verb, it takes an object,
सांझ ए प्रीपोजिशन एज ए सिंगुलर कॉमन नाउन इट मीन्स ए टाइम टेलिंग डिवाइस विच इन हिंदी घड़ी एज ए मेन वर्ब इट मीन्स टू सी और behold विज देखना it is used in the sense of entertainment। देखिए हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा और साहित्य में वॉच शब्द जो है एक नाउन भी है और एक मुख्य क्रिया भी है। नाउन होने के नाते ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है एक टाइम टेलिंग डिवाइस और हिंदी में अर्थ होता है घड़ी। जैसे आई हैव ए वॉच, यू हैव ए वॉच, यह एक मुख्य क्रिया भी है। मुख्य क्रिया होने के नाते यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होने के नाते इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तब इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में टू सी चाहे बिहोल्ड और हिंदी में अर्थ होता है देखना। तो देखना तो अर्थ होता है लेकिन इसका प्रयोग किस अर्थ में होती है? जब हम मनोरंजन के दृष्टिकोण से टीवी देखे, मैच देखे, कोई सीरियल एपिसोड इत्यादि देखे तो मनोरंजन के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्बी ग्रेसिया, आई हैव ए वॉच। अब यहाँ पर वॉच का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? नाउन के रूप में किया गया है। आई वॉच द टेलीविजन। टेलीविजन देखने का मतलब क्या हुआ? विथ ए व्यू टू इंजॉइंग टेलीविजन, मनोरंजन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो वॉच शब्द आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होने के साथ साथ एक मुख्य क्रिया भी है और नाउन होने के नाते इसका अर्थ होता है घड़ी और मुख्य क्रिया होने के नाते इसका अर्थ होता है देखना। और नाउन के रूप में सिंगुलर कॉमन नाउन माना जाता है तो इसका प्लूरल भी बनेगा। और वर्ब होने के नाते इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, बिना टू का आएगा था, बिना किसी प्रीपोजिशन के आएगा। इतना ही नहीं, ये शब्द अपने आप में एक सागर समाया हुआ है, इसके साथ एक सागर समाया हुआ है। देखिए वो सागर क्या है? चलिए इसका प्लूरल बनेगा ये से जोड़कर, जैसे वॉचेज। इसका अनदर नाउन बनेगा बाय एडिंग मैन। मैन शब्द जो है यहाँ पर एक सुफिक्स है। मैन जोड़ के एक नया शब्द बनाएंगे तो बनेगा वॉचमैन। क्या बनेगा? वॉचमैन। दूसरा नाउन जब हम वॉच से दूसरा नाउन बना रहे हैं जिसमें मैन जोड़कर हम बना रहे हैं तो मैन शब्द जो यहाँ पर सफिक्स है तो बन गया वॉचमैन। तो वॉचमैन में आपका एक नाउन दूसरा नाउन बन गया जिसका मतलब होता है पहरेदार। अब इसका प्लूरल बनेगा वॉचमैन, WATCHMAN। अब इसका देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? तो बाय एडिंग फुल। फुल शब्द क्या है? ये आपका सफिक्स है तो बन गया वॉचफुल। इसका मतलब क्या हुआ? सावधान।
अब इसी शब्द का हम एडवर्ब बनाए तो बाय एडिंग फुली, तो फुली क्या होगा, ये भी आपका सफिक्स है। तो देखिए क्या बन जा रहा है, वॉचफुली, जिसका मतलब हुआ सावधानी पूर्वक। एडवर्ब बनाए तो फुली जोड़कर बनाए तो बन गया सावधानी पूर्वक। एडजेक्टिव बनाए तो फुल जोड़े तो बन गया वॉचफुल। दूसरा नाउन बनाए तो मैन जोड़े तो बन गया वॉचमैन। अब इसका प्लूरल हुआ वॉचमैन। इसका हम एक और एडजेक्टिव बना सकते हैं बाय एडिंग सॉरी, एडजेक्टिव नहीं बना सकते हैं हम लोग, एक और नाउन बना सकते हैं बाय एडिंग लेस, तो बन गया वॉचलेस। हम वॉच के एक दूसरा नाउन बनाए लेस जोड़कर तो बना वॉचलेस। तो इसका अर्थ हुआ बिना घड़ी का। इसका हम एक और एडजेक्टिव बनाते हैं, एडजेक्टिव बाय एडिंग अन बिफोर, अर्थात जब हम दूसरा एडजेक्टिव बनाएंगे तो अन को जोड़ेंगे, और अन को कब जोड़ेंगे, वॉच के पहले। तो बन गया अनवॉचफुल। जब हम वॉचफुल जैसे एडजेक्टिव में दूसरा का एडजेक्टिव बनाए तो बना अनवॉचफुल, तब इसका मतलब हुआ लापरवाह। तो देखिए कितना बड़ा सागर है अपने आप में समेटा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर एक और भी कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।